बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कराची ने सियासत तो बहुत देखी, लेकिन कोई ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो कराची को ओन कर सके। एक महीने में 104 लोग कुचल दिए गए। उस वक्त कानून हरकत में नहीं आया, लेकिन अगर 2 ट्रक जल गए तो कानून हरकत में आता है और फौरन से यहाँ पे कार्रवाई शुरू होती है। आफाक अहमद की गिरफ्तारी सवालिया निशान जरूर है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसा हमने कल भी इसका फॉलोअप किया था और मैं बात की थी कि जहां कोई रियासत में कवानीन को हाथ मिलेगा उसे पकड़ा जरूर जाएगा। इस पे हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि वो माफिया कहां है, उस माफिया को क्यों नहीं पकड़ा जाता जो इस तमाम खेल के पीछे है। ये आपको ऑन रिकॉर्ड बात बताएं कि केएमसी के ट्रक्स हों या फिर डीएमसी के ट्रक्स हों, उन्हें भी गैर कानूनी तौर पर सड़कों पर बिला वजह आने की इजाजत होती है, जबकि कानून के मुताबिक इन तमाम अथॉरिटीज को यह कहा जाता है कि जनाब जब पब्लिक का रश ना हो, जब रोड्स पे कोई ट्रैफिक का इससे आमदोरफ्त ना हो, पीक आवर्स ना हो, तब आप अपनी कार्रवाई करें। कराची के साथ ये भी हुआ कि बहुत सारे मसाइल से आंखें बंद करने के लिए आपने नजरें चुराई और मामला कहीं और डाल दिया। यहाँ पे रिसेंटली आपने देखा कि यहाँ पे गदागरों की बात की गई कि कराची के सिग्नल्स पे गदागर नजर नहीं आने चाहिए। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, सबकी नजरों में आया है कि यहाँ पे गदागरों का जो मामला है, जो यहाँ पे रमजान आने से पहले शुरू हो जाता है, वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत पे चलता है। पहले तो उस मामले से नजर हटाई गई, उसके बाद जनाब ये भी कि कराची में जिस तरह से इस वक्त काम हो रहा है, यहाँ पे जिस तरह से सड़कें खोदी जा रही हैं, उसकी मामले पे भी नजर हटानी थी। तो डंपर वाला मामला आ गया और डंपर वाले मामले को हमने भी यूं उठाया कि पूरे साल अगर आप 2024 की बात करें और 2025 का तनासुब पर अभी 11-12 तारीख की आप बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि आज फरवरी की 12 तारीख है और पिछले साल के तनासुब के लिहाज से इस 1.5 माह में भी पूरा तनासुब आपका 100% है उन अमवात का जो कराची की सड़कें निगल गई हैं। जी जनाब, कराची मेरा शहर जिसकी सड़कें मक्तल गाह बन गई, और उस मक्तल गाह को रोकने के लिए जब अवाम ने खुद आवाजें उठाई तो यहां पे कानून हरकत में आता भी है तो गिरफ्तारियां होती हैं। ये नहीं सोचा जाता किस मसले की जड़ तक पहुंचे। कहने को तो एक बयान सामने आ जाता है कि हैवी ट्रैफिक कराची में सिर्फ और सिर्फ जनाब सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक नहीं चलेगा, लेकिन ये बात तो पहले भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक नहीं चलेगा, लेकिन ये बात तो पहले भी कही जा चुकी है कि इस तरह से नहीं हो सकता। कानून अपनी तरफ है, अमल दरामद कौन कराएगा? और जब पुलिस अफसरान को कहा जाता है कि आप इन केएमसी और डीएमसी के भी ट्रक्स को रोके, मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन खासतौर पर उस इदारे की जरूर बात कर रही हूं जो सिंध गवर्नमेंट और केएमसी के अंडर आते हैं, तो कहा जाता है उसके ड्राइवर इतने ज्यादा खुदसर हो चुके हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर चूंकि हुकूमत का हाथ है तो हम इस मामले पे कुछ नहीं करेंगे, और वो बेधड़क गाड़ी चलाते हैं और ये नहीं सोचते कि सामने क्या हुआ है। कितने ही, ये तो हम कुचल जाने की और एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, कितने ही लोग हैं जो माजूर हो रहे हैं। आवाज उठानी चाहिए और हम हैं जो आवाज उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। रफीउद्दीन फैसल साहब, महाजिर कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। रफीउद्दीन फैसल साहब, आफाक अहमद कराची की सियासत में महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के सरबराह के तौर पर जाने जाते हैं। फिर 90 की दहाई में अलहदगी के बाद MQM पाकिस्तान से लंदन से जब अलहदगी हुई तो उसके बाद एक मुस्तकिल सियासी शख्सियत के तौर पर जाने गए, और आज हम देखते हैं कि फिर खबरों की जीनत है और उन्हें इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहते हैं तमाम मामले पे कि कराची वालों के लिए आवाज उठाई है और क्या दफात लगी हैं, क्या मामले थे? बस मामलात ये थे कि आपको तो ये किलिंग पता ही होगी जो डंपर्स के नतीजे में और मोबाइल के नतीजे में हो रही थी, मोबाइल स्नैचिंग और डंपर्स का जो सूरत हाल थी टैंकर्स की यहाँ पे, तो उसमें बात ये हुई थी कि गवर्नमेंट से कहा था कि जो इनके औकात कार हैं उसमें ही ये ट्रैफिक चलेगा, हैवी ट्रैफिक, और क्योंकि कोई मान नहीं रहा था तो उसके बाद गवर्नमेंट को भी कहा कि समझाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो फिर एक अल्टीमेटम दिया था 48 आवर्स का कि भाई ये लाशें गिर रही हैं, आज एक 1.25 महीना हुआ है नए साल का और 94 लोग 94 पीपल, अभी अल्लाह ना करे कोई जहाज का एक्सीडेंट हो जाए उसमें 50 लोग मर जाएं तो कौमी सौग का ऐलान हो जाता है। आपके 94 लोग रोड के ऊपर मर गए, शहीद हो गए, आप किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा किसी का भी। तो उसके लिए उन्होंने एक तो कॉज बताई कि इसको रोका जाए, और दूसरा ये कि अगर ये नहीं रुकते हैं, क्योंकि आपका रिश्वत का तो बाजार सरगर्म है,
ये नहीं रुकते हैं तो लोग अपनी मदद आपके तहत इनको दाखिल होने से रोकें, और वो इस तरह रोकें कि उनकी हवा निकाल दें या उनको समझाएं, उनको लाइसेंस चेक करें। तो उसके नतीजे में जो लोगों ने थोड़ा एग्रेशन दिखाया कि जिनके लोग बच्चे शहीद हो गए, इसमें शौहर शहीद हो गए, तो उन्होंने कुछ डंपर्स को या किसी को आग भी लगा दी। तो उसका इल्जाम आफाक भाई के ऊपर लगा करके कि किसी ने सर कैसे उठाया, उनके बराबर एफआईआर कटाई 88 की, उसके ऊपर एक कंडीशन लगाई जिसको जज ने भी कहा कि मुज़क्का खेज है, ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होती इनके ऊपर। लेकिन बहरहाल रफीउद्दीन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको बिल्कुल सुन सकता हूँ, जी जी। और बात ये है कि आपके पीछे भी कुछ आवाज आ रही है प्रोग्राम की, वो भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा ठीक है, आपका कुछ कोई जस्टिस मंसूर शाह की बातचीत हो रही है पीछे। ठीक है। एक इको आ रही है, इसको मैं कहूँगी एमसीआर से, वो ठीक कर लें, बात करते हैं कुछ। रफीउद्दीन साहब, ठीक है, इसमें हमने कोर्ट्स के भी कमेंट देखे हैं कि अभी रिमार्क्स आए हैं कि ये दिफा क्यों शामिल की गई है, इसकी क्या इत्तलात है? जी, बिल्कुल ऐसे ही बड़ी क्लास हुई है वहाँ पे एसआईओ साहब की, तो वो जस्टिफाई नहीं कर सके, और उसके बाद बहरहाल उन्होंने रिमांड मांगा था। रिमांड पे भी बड़ी मुज़क्का खेज एक किस्म के एक उनको सामना करना पड़ा सिचुएशन का। जो एसआईओ थे, डीएसपी साहब थे वहाँ पे, और जो वहाँ पे उनके एडवोकेट्स थे, तो उसके बाद बहरहाल जज ने रिमांड रिफ्यूज कर दिया, और उन्होंने कहा कि दो दिन के लिए उन्होंने उसको पोस्टपोन किया, परसों के लिए बेल हमें डाल दी है। जेसी हो गई वहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको भी अमल करना ही था बहरहाल। ठीक है। रफीउद्दीन साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, मजीद किस तरह से मामला आप होते हुए देख रहे हैं? इस वक्त बड़ी हैरत अंगेज बात यही है कि नंबर माफिया को कुछ नहीं कहा गया और कोई फुर्ती नहीं दिखाई गई, लेकिन आफाक अहमद साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? मामला किस करवट बैठेगा? देखिए, फिर ये बात वही है कि ये एक लावा है जो आप दबाते दबाते जब ये फटेगा तो पता नहीं किसके हाथ से फटेगा और क्या होगा, और किस किस को फिर इसको सहना पड़ेगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। मगर कराची के हालात किसी एक बंदे से मुझे बताते हैं, आप कोई एक मीडिया मुझे बता दे, कोई एक आदमी बता दे कराची के हालात अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, नौकरियां मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल में है, इज्जत नफ्स लोगों की महफूज है, पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से, किसी से भी आप मुझे किसी एक बंदे से पूछवा दें। तो अगर ये हालात रहेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा? या आप क्या, हालात भी तो अल्लाह का कानून है। अच्छा, एक आपकी तरफ तनकीद का पहलू ये भी निकलता है कि कराची की सियासत में ये जो मामला हुआ है, इसमें आपको पॉइंट स्कोरिंग करने का मौका मिला है, और आपकी सियासत बिल्कुल ही कराची में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब आप खबरों की जीनत भी बन रहे हैं। अब आफाक भाई से पूछा भी जा रहा है, उन्हें कैद भी कर लिया गया, लेकिन बहरहाल मामला हम जिस तरह देख रहे हैं बेहतर हो ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि जानबूझ के आफाक भाई और उनकी जो टीम है वो इस सियासत में आई है, आपकी सियासत को जिला बख्शी गई है, क्या कहते हैं इस पे? अच्छी बात है, अच्छा तज्जिया। मेरा ख्याल है आप भी जरा मुस्कुरा रही हैं इस पे। इससे पहले हुआ ये कि आपको तो ये पता है क्या क्या जिला किस किस को कैसे कैसे बख्शी गई है फॉर्म 47 से, और रेड एरिया में इजाजतें दे करके। जमात का रोल आपको पता ही होगा, जमात पहले हर इशू को डिफ्यूज कर दिया करती थी, जाके धरना दे दिया, फिर वो इशू खत्म हो गया। अब वो हाफिज साहब से जान छूटी है अल्लाह अल्लाह करके, तो दोबारा आवाज उठाई। उन्होंने कहा ये आवाज उठाने वाला नया आदमी कैसे आ गया, कैसे इसने आवाज उठा दी, अभी तक इसको सबक मिला नहीं है, इसको 8 साल बंद भी किया है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, इसको आप किसी भी तरीके से ट्रांसलेट कर सकती हैं, कुछ अच्छा, भी समझ सकती हैं। मेरे पास क्लिप भी मौजूद है, मैं कहूंगी अपनी टीम से कि वो क्लिप भी अगर पॉसिबल है तो वो चला दें, हम आपको सुनाते भी हैं वो क्लिप। फारूक सत्तार साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि आफाक भाई हमारे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि हम अगर यूनियन हुई है और हम कराची के भले की बात कर रहे हैं, तो आए हम सब मिलके बैठते हैं, पुराने अख्तलाफात को भी दूर करते हैं, और ब्रेक के बाद हम चलाएंगे भी उस चीज़ को। लेकिन मुझे बताएं कि क्या मसला है, क्या ऐसा नहीं है कि कराची की बेहतरी के लिए आप भी उस टीम में शामिल हो जाए जो अभी हम तमाम टीम को देख रहे हैं, एमक्यूएम फिर से सामने आ रही है, तो क्यों नहीं महाजिर कौमी मूवमेंट क्यों नहीं साथ आ सकती? आपने उनको मशवरा दिया कि वो हमारे साथ आ जाएं? सर, एक इख्तलाफ जो आप करते हैं कि कराची वालों के लिए आवाज उठाने की बात करते हैं आफाक भाई, और आप कहते हैं, वो कहते हैं हम पूरे पाकिस्तान के लिए आवाज उठाएंगे, आर्टिकल पाकिस्तान 148 की भी में बात वो कर रहे हैं। पिछले 40 सालों में उन्होंने पूरे पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा दी हैं, कराची खाली महरूम रह गया, बाकी तो मुत्तहदा जो है मौजूदा उसने तो माशाल्लाह लाहौर, अंदरूनी सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, कोयटा,
पेशावर, सब जगह दूध की नहरें बहाती हैं। उनकी तो स्ट्रगल माशाल्लाह सबको दिखती है। जिस चीज से उन्होंने सियासत शुरू की थी उसका नाम महाजिर कौमी मूवमेंट था, और जो उसका मैनिफेस्टो था, इन लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं याद, क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई है, दिमाग इन लोगों का शायद काम नहीं करता है। इन्होंने कोटा सिस्टम से जान छुड़वा दी, साइंस से ठीक करवा दिए। क्या करवा दिया इन लोगों ने पैसे बनाने के अलावा? अगर आपको नहीं लगता कि आफाक भाई की आवाज उनके साथ होती तो शायद कोई मसले हल हो जाते? कराची वाले तो मसला हल करना चाहते हैं, चाहे वो कोटा सिस्टम हो, भी हम बच्चों की एजुकेशन का मामला देख रहे हैं, आ एमपी जाए का अपने मामला हो। जी। अपने अपने असल की तरफ आ जाए, अपने असल की तरफ आ जाए। हम्म। हम्म। मुनाफकत ना करें, हम्म। झूठ ना बोलें कि हम लोग नाम बदल के, हम लोग शेर की खाल पहन के शेर बन जाएंगे। ऐसा ना करें, जो हैं वो हैं, उस पर फख्र होना चाहिए। हम्म। आप किस तरह समझते हैं कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, आफाक अहमद साहब किस तरह से हमने देखा कि जब इलेक्शंस कंपेन हो रही थी तो वो खुद बाहर आए और हमने उनको रोड पे बैठे हुए भी देखा, वो खुद अपनी कंपेन चला रहे थे, लेकिन उस तरह से उनको पजीराई नहीं मिल सकी। अब पजीराई ना मिलने की क्या बात है? अगर आप लोग इतने हक में हैं, इतने आप सच पे हैं, अगर आप समझते हैं कि आप कराची वालों की आवाज बन रहे हैं, तो कराची वाले आपको चूज क्यों नहीं करते? आप सच बोलने की हिम्मत है? हम्म। सर, हमारा मैं टेलीविजन तो आपसे, सच बोल रहा है, मैं भी सच बोलने की हिम्मत रखती हूँ, तो आप आप बात मुझे कीजिए। बताएं, तो ये जो मौजूदा हुकूमत जो है वो आप समझ रही है वोट लेकर के बनी है, आप इसका जवाब देंगी मुझे? हम्म। तो सर, आपको नहीं लगता कि वही कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में हम बात मेरे करें? सियासत तो मैं तो नाम ही, आपके मैं सर तो सर मैं सर तो मैं एक आपके हर बात सवाल करूं, का सियासत तो जवाब, नाम मैं ही तो इसका आपके, है कि अगर आप किसी भले के लिए कुछ देर के लिए अगर आप कंप्रोमाइज करके आगे चलें तो आगे लॉन्ग टर्म नताइज तो मिल सकते हैं। हो सकता है कि कराची के भले के लिए आपको एक जगह होना पड़ता। वो नताइज मुझे बता देना। 40 साल के नताइज आप मुझसे शेयर कर लीजिए ना। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि 40 साल हो गए ना इनको, 40 साल के नताइज शेयर कर लीजिए मुझसे आप। हम्म। कर क्यों करूँ, अपने चेहरे से कहूं कि वो गलती करते। लेकिन सर, आज वो फेडरल में भी बैठे हुए हैं, आज वो अपोजिशन में सिंध में भी बैठे हुए हैं, और अभी एक खबर जिसको हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे लेकिन आपको भी पता होगा कि एक कलमदान भी उनको मिलने जा रहा है। उससे होगा क्या? हम्म। शर्मिंदगी में इजाफा होगा, हम्म। शर्मिंदा उनका कि जो कंधार उनके पास मिले उसके पास सर्व क्या किया। हम्म। सर ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या हल है इस तमाम मामले का? अगर मैं कहूं कि आप भी मौजूद हैं, सर आप भी मौजूद है, जमात इस्लामी मौजूद है, एमकेएम मौजूद है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी कहती है हम कराची में हैं। मुझे बताएं, कराची वाला जाए कहां जब आप सियासतदान, आपकी पार्टी मौजूद हैं? तो कराची ठीक क्यों नहीं हो रहा, मजीद बिगड़ता जा रहा है, बल्कि एक एक होलनाक तरीके से मामला सामने आते जा रहे हैं। अल्लाह को रास्ता बनाएगा, कराची वालों के लिए मायूस नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। जमात को भी इस टाइम 40-45 साल सोलो मिल चुके हैं। मुत्तहदा भी, मौजूदा मुत्तहदा भी 40 साल गुजार चुकी है, तो वक्त तो बहरहाल अपनी करवट बदल रहा है। हम्म। मैं चाहती हूँ कि आवाज का मसला थोड़ा सा बेटर हो तो हम बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि आवाज इसको ठीक करते हैं ताकि हम सही तरीके से मजीद इस मौजू पे बात कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक जी लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक के ठीक। फौरन बाद आपके जी सामने ठीक, हाजिर होते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं शमीम मुमताज साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। मेरे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शमीम मुमताज साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं? शमीम मुमताज साहिबा, ये अभी जो हम जो देख रहे हैं सिलसिला कराची में, हम काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं, जा बजा मसाइल हैं, जिसमें पहले हमने गदा करो वाला मसला देखा, उसके बाद ये डंपर्स वाला मसला आया। डंपर्स वाले मसले में खास तौर पे भी गवर्नर सिंध का बयान आता है कि इतनी जल्दी जो है सिंध गवर्नमेंट ने जितनी आफाक अहमद साहब को पकड़ने में लगाई है, इतनी ही जल्दी अगर ये तमाम ट्रक और डंपर माफिया के खिलाफ कर देते तो मसले इतने ना बढ़ते। क्या कहेंगी इस हवाले से? अब शोर होता है, आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, जहाँ तक इस हॉट इश्यू की बात है, ज़ाहिर है ये एक बहुत अहम मसला है, और एक महीने में इतनी सारी अमवात का हो जाना, वो भी एक बहुत मायने की बात लगती है। और इसमें डंपर, लोडर या टैंकर और माफिया अपनी जगह पर है कि वो बिल्कुल है, और बेलगाम हाथी की तरह या घोड़े की तरह वो घूम रहे होते हैं। कानून साजी होने के बावजूद जो है वो हम उस पर अमल दरामद ड्राइवर हजरात नहीं करते, और कुछ ट्रैफिक पुलिस की जो है उसको भी हम कह सकते हैं, गफलत कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के एक आम आदमी के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें दोनों पार्टियां उभा रहे हैं। देखिए, अगर
डंपर लोडर जो है वो गलत रोड पर चल रहा है या ओवर स्पीड कर रहा है या वो जैसा भी चल रहा है, तो उसके साथ साथ आप देखें जितनी तादाद मरने वालों की, शहीद होने वालों की है या जाती नुकसान की, वो सारे के सारे मोटरसाइकिल। आप ये देखिए कि मोटरसाइकिल सवार ठीक है, गरीब आदमी है, मुतासिर तबके का, वो अफोर्ड नहीं कर सकता गाड़ी, वो बाइक अफोर्ड करता है, लेकिन बाइक को लिल्ला बाइक रहने दो, उसको टूटी तो ना बनाए ना। तीन बच्चे, उसके साथ बहुत सारे शॉपर, वो सब भी लेके वो चल रहे होते हैं, लोडिंग का सामान भी लेके चल रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है, के साथ चार आपके पांच मौक़िफ़ से की मैं टंकियां। एग्री नहीं करती हूँ। आप ये कह रही हैं कि ठीक है, आपको सिविक सेंस की आप बात कर रही हैं कि सिविक सेंस भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आपको ये लगता है कि ये जो केएमसी और डीएमसी के भी ट्रक्स आपको जा बजा नजर आ रहे होते हैं काम के सिलसिले में, और कराची जिस तरह से खुदा हुआ है, तो क्या ये आपकी एक्सप्लेनेशन सही है? आप जिस तरह से इस बात को कर रही हैं कि क्यों ट्रक वालों के साथ बाइक वाले ही कुचल रहे हैं, तो कराची में तो बाइक चलाना ही इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ रहा है, क्योंकि कराची में जो ट्रैफिक है आप समझती हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो ये जो बाइक वाले हैं वही क्यों कुचले जा रहे हैं। आवाज़ का इशू है यहाँ पे स्टूडियो में, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। शमीम मुमताज़ साहब मुझे सुन सकती हैं? रफ़ीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। रफ़ीउद्दीन साहब, अभी जो शमीम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी पीपल्स पार्टी से, उनका ये कहना था कि सिविक सेंस के हवाले से वो बात कर रही थी कि ख़ास तौर पे बाइक वाले ही क्यों कुचले जाते हैं। हम जब इतनी सिविक सेंस होता है और किसी तरह बाइक चलाने के भी असूल होते हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि ये क्या सही मौक़िफ़ है? क्या इस तरह से बात को दबाया जा सकता है कि क्यों बाइक वाले ही कुचले जा रहे हैं? अब इस पे मातम करें या इस पे हंसें, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। सिविक सेंस की बात कर रहे हैं ये, जिसको इन्होंने एक गांव बना दिया है, उस गांव में सिविक्स यानी कि शहर की बात कर रहे हैं, तो इनको खुद भी सोचना चाहिए क्या बात कर रहे हैं। मैं डिफेंस में मेन मुहाफिज रोड के ऊपर मेरे साथ चले, 3 ट्रैक का रोड बनाया हुआ, एक ट्रैक में गाड़ी पूरी नहीं चल सकती, ये सिविक की बात कर रही है। इनको कुछ तो समझना चाहिए कि क्या बात कर रही है, कैसे बात कर रही है। इन्होंने कुछ मोटरसाइकिल के लिए अलग रोड्स बनाए, कुछ ट्रैक बनाए हैं, वो उसको छोड़ करके वहां आ जाता है। इनकी ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, रिश्वत नहीं ले रही है। इन्होंने कोई रोड अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, रोड शो प्रोग्राम किए हैं, जिसके बाद लोग सीखे नहीं है। क्या किया इन्होंने पैसे कमाए हैं, बाहर जाके पढ़ा, यूके में टाइम गुजारा है, वहां पैसे खर्च किए हैं, वहां से सिविक सेंस का लफ्ज सुन के कराची आ गए हैं ये लोग, और यहाँ आकर के वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अगर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है बहुत सारी चीज़ों में, तो हमने देखा कि वो दौर भी था कि जब गवर्नमेंट स्कूल्स में ख़ास तौर पे सिविक सेंस के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, कवानीन के हवाले से बताया भी जाता था। ना अब ये गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है, ना कराची में जो महंगे स्कूल्स हैं वो इस किस्म की तालीम दे रहे हैं। सिविक है कहाँ? सिविक कहाँ है? आप तो टाउन भी नहीं है, आप सिविक कहाँ रहे हैं? आप किस रोड पे? आपने यूनिवर्सिटी रोड खोदा हुआ है पिछले कितने साल से, आपको याद भी नहीं होगा। इनकी उम्र से ज्यादा हो गया होगा मोहतरमा की। जब से पैदा हुए यूनिवर्सिटी रोड को हमने खोदा हुआ ही देखा है। अभी वो रेड बस के लिए खोदा हुआ है, कहां से कहां तक खोदा हुआ है? वहां सिविक इनका कौन सा एप्लीकेबल है? किस सिविक की बात कर रही है ये? तो सब मुझे बताइएगा रफ़ी साहब, हम कराची की सियासत पे बात कर रहे हैं, ठीक है, आफाक अहमद साहब को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पे जो मुकदमात है उस पे कोर्ट के भी रिमार्क्स आ गए हैं कि क्यों ये दिफा जो है इन पे लगाई गई है, ये नहीं होनी चाहिए। तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल सूरत हाल, बीच में हम देखते हैं गदागरों का मसला आता है, उसके बाद ये डंपर वाला मसला आ जाता है, कराची की गदागरों को सिविक सेंस नहीं है, पता है आपको ये बात? सर एक्सप्लेन कीजिएगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम? वो जो आपने बताया मोहतरमा ने, गदागरों को शी मेल्स रोड पर सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, इनको सिविक सेंस नहीं है। पुलिस वाले जो पैसे ले रहे हैं उनको देने वालों को उसकी सिविक सेंस नहीं है। ठीक है, मैं अभी हमारा राब्ता हो चुका है शमीम मुमताज़ साहिबा से। शमीम मुमताज़ साहिबा, आपकी तरफ आएंगे। लाइन मुनक़ता हो गई थी, आपसे हम कहना चाह रहे थे कि क्या आप इसको सही आप समझती हैं कि जो आप मौक़िफ़ दे रही हैं कि क्यों बाइक वाले ही कुचले जा रहे हैं, क्यों वो इस तरह से बच्चों को बिठा के सवारियां करवा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि एक डंपर के हादसे में पूरी गाड़ी कुचल गई है, पूरा उसके अंदर जो बंदे थे वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। जैसे ही हम यकजा हुए थे ना, सबसे पहले मैंने कामरान टिसूरी भाई, जो कि एक बहुत बड़े मुहर्रिक हैं, हम सबको तीनों को मिलाने में, खालिद भाई, मुस्तफा भाई, मुझे कामरान टिसूरी भाई के बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने उनसे कहा था कि आफाक से बात करें, और कामरान टिसूरी भाई आफाक अहमद के पास गए थे
और डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी 4 मरतबा मुख्तलिफ वक्तों में जब उनकी आफाक अहमद से बातचीत हुई, आफाक भाई से चले मैं कहता हूँ, मैंने उनसे कहा कि देखें आप रह गए, आप भी आ जाएं। हाजिर है जनाब, अभी आप देख रहे थे रहनुमा MQM फारूक सत्तार साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और ये उस बात पे कमेंट कर रहे थे कि जब आफाक अहमद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इस वक्त जो पूरी MQM पाकिस्तान है वो एजेंसीज की पे रोल पे है, और ये भी कहा कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएं। हमारे साथ इस वक्त रफ़ीउद्दीन फैसल तर्जुमान महाजिर कौमी मूवमेंट मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि वो उनका क्या मौक़िफ़ है। सर, क्या कहेंगे कि मौजूदा MQM से इतने नाला क्यों हैं, और वो तो आपको दावत दे रहे हैं कि आप आ जाएं, बल्कि अभी गवर्नर सिंध के बयान से भी ज़ाहिर होता है कि वो भी आफाक अहमद साहब के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। बहुत शुक्रिया। मतलब ये बिल्कुल सही है कि मैं आपके इस बारे में मैं आपसे क्या कहूँ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो बिल्कुल ही अभी मैं क्या कहूँ इस बारे में, बहरहाल अभी मेरे पास अल्फाज नहीं है मुनासिब इस पर कहने के लिए। इनको बोले पहले बड़े तो हो जाए, कद तो बड़ा कर लें, किसको दावत दे रहे हैं, कौन सी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, किससे जिंदगी शुरू की थी, क्या हो गया, पता क्या है इन लोगों को, ये गवर्नर है कौन, कहाँ से आया है। सर, आप खुल के बता दें, आज देखिए कौन है, कहाँ से आया है, तो आप कुछ रोशनी डाल दीजिए। अरे मुझे तो सही से नाम भी याद नहीं है, सटोरी नाम है, क्या नाम है इसका, टपोरी क्या है नाम इसका असल। सर कामरान टसूरी साहब हमारे सिंध के गवर्नर। असल में ये पैराशूटर जो होते हैं ना, इनका नाम बहुत मुश्किल से याद होता है, तो इसीलिए उल्टे सीधे नाम। चलिए सर, आप कामरान टसूरी साहब पे बात ना करें, आप फारूक सत्तार भाई पे बात कर लेना। फारूक सत्तार साहब ने जो बात कही, अभी आपको आवाज भी आई, मैंने अपने प्रोग्राम का क्लिप चलाया, वो मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, आपके प्रोग्राम में वो मौजूद थे। तो वो क्या करवा रहे हैं कि हम जिस चीज पे 40 साल से खड़े हुए हैं और 40 साल के अंदर हम कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके किसी को, और इस 40 साल से वफाक के अंदर मौजूद हैं, मिनिस्ट्रीज इनके पास थी, प्रोविंस इनके पास था, शहर इनके पास था, निजामत इनके पास थी, तो भाई इन्होंने क्या गम गलत कर दिए इस कौम के, जरा उसका भी तस्करा करते हैं यहाँ पे। सर, उनसे जब भी बात की जाती है वो कराची की बेहतरी के लिए वो उस दौर की बात करते हैं जब परवेज मुशर्रफ ने कराची पे पैसा लगाया था। परवेज मुशर्रफ ने जो पैसा लगाया था वो एक आपको पता है वफाक से पैसा आया था, और वो काले चोर से भी काम करवा रहे थे। नेमतुल्लाह खान साहब जो बहुत बड़ा नाम है, बड़ा कद है, बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया था यहाँ पे, और हर आदमी काम करने पे मजबूर था। उस पैसे से लाहौर भी बना था, कराची से भी बना था। तो मैं भी उस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन इनका ये कहना कि इनसे आप पहले ये पूछा करें कि आप जो घर से निकले थे, जो आपकी पैदाइश सियासत में हुई थी, वो किस नारे से हुई थी? मर्दमशुमारी, कोटा सिस्टम, अल्लाह के कानून का निफाज, या अपनी मखसूस नौकरियां? इनसे पूछती हैं आप, तो फिर वो आपको बताएंगे। हम आज तक उसी पे कायम हैं, जितने हैं, जैसे हैं, जो साइज है, जो कद है, हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, हमारा साइज क्या है, हमें इससे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हम अगर डिलीवर नहीं कर पाए किसी भी सूरत में, तो हम पावर में नहीं रहे। पावर में कभी आए इंशाल्लाह ताला तो इनको बताएंगे डिलीवरी किस तरह होती है। अच्छा सर, मुझे बताएं रफ़ी साहब, मैं आप मेरा ख्याल है कि खुल के भी बात करना चाह रहे हो, मैं भी चाहती हूँ कि आज आप खुल के बात कर ले। मैं तो चाहती हूँ कि कोई और गेस्ट भी रहो, सिर्फ आपसे आज खुल के बात हो जाए। मुझे बताएं कि अगर आप वाकई आपकी पार्टी उर्दू स्पीकिंग के लिए और ख़ास तौर पर खुल के आप बात कर रहे हैं तो जी महाजरों के लिए खड़ी हुई है, और आप उसी स्टैंड पे हैं जो 78 वाली जो मुत्तहिदा थी उस पे तर्ज पे आप मौजूद हैं। आपके पास, आप समझते हैं सर पावर के बगैर गेम हो सकता है? आप इसको करेक्ट कर लें कि वो जो मुत्तहिदा नहीं थी, वो महाजिर कौमी मूवमेंट थी 78 में, जिसको करेक्ट कर लें पहले। ठीक है सर। तो आप कह रही हैं पावर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पावर के साथ किसने क्या कर लिया है, मुझे पाकिस्तान बता दें। इस जिसके पास पावर में रहा है पाकिस्तान को बने हुए आज 70 साल 75 साल 80 साल हो गए। आपने जिनके पास पावर थी उन्होंने क्या डिलीवर कर दिया, क्या क्या हुआ है पावर के साथ, मुझे थोड़ा बताइए। पाकिस्तान का डॉलर का रेट आपको पता है, पाकिस्तान की दुनिया में पासपोर्ट की रैंकिंग आपको पता है, पाकिस्तान का पुलिस का सिस्टम आपको पता है, पाकिस्तान में नौकरियों का सिस्टम आपको पता है, पाकिस्तान में तालीम का सिस्टम आपको पता है, पाकिस्तान में सेहत का सिस्टम इतना अच्छा है कि जो लोग पावर में होते हैं वो इलाज आने के लिए भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। ऐसी पावर के ऊपर 100 दफा लानत है।
सब मैं फिर महाजिर कौमी मूवमेंट पे बात कर लेती हूँ। आप वो 78 वाली बात कर रहे हैं, आप उसी नारे को लेके आज तक चल रहे हैं। 90s में आपकी अलहदगी हो गई है, आपने अपने रास्ते अलग किए, लेकिन मुझे अगर बताएं कि अगर आप वाकई उर्दू स्पीकिंग के लिए खड़े हुए, महाजिरों के लिए आप बात कर रहे हैं, तो आगे आपकी पार्टी का क्या लाहे अमल है कि किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? अगर सिर्फ आप कराची के, चले हम एजुकेशन सिस्टम पे बात कर लेते हैं, कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें आप समझते हैं कि कोटा सिस्टम हो गया, अभी हम MD गेट के नताइज देख रहे हैं, कराची के बच्चे को रुला दिया गया है, आपकी पार्टी ने कोई स्टैंड लिया है इस हवाले से? आप समझते हैं कि आप कुछ करेंगे? बिल्कुल स्टैंड लिया है। हम खुद गए, मिलने के लिए गए, हम जिस फोरम पे होता है उस पर आवाज उठाते हैं। और PTI को बनने में 27 साल लगे थे, एक नौजायदा पार्टी थी, उस पर कोई एलिगेशन भी नहीं था, हम पे एलिगेशन भी दस रहे हैं, पावर से हमें दूर रखते हैं। फॉर्म 47 की ईजाद हो जाती है, इतनी सारी नई ईजादात की सूरत में आप समझ सकती हैं कि हमारी पार्टी खाली इश्यूज को हाईलाइट कर सकती है और कोशिश कर सकती है। अल्लाह ताला ने जब मौका दिया, कभी पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हुए, पावर में आए, तो जरूर बताएंगे काम किस तरह होता है। सर फिर आप ही मुझे बता दें, कराची पाकिस्तान में कब फेयर इलेक्शंस हुए हैं? लोग कहते हैं कभी हुए ही नहीं और आगे भी कोई चांसेस नहीं है। मतलब आप तो ये बात कहा करें ना कि आप लोग तो वैसे ही सियासी पार्टी और मिनिस्टर मानना शुरू कर देती है सबको। क्या भी ऐसा लगता है कि जो नाजायज तरीके से भी आया है आप उसको लीगल स्टेटस दे देते हैं कि हाँ जी आप ही सब कुछ है, आपके पास पावर है। इन लोगों से पूछे पावर पर डिलीवर क्या किया इन लोगों ने। तो हमें इंशाल्लाह ताला, देखिए सारी जिंदगी तो हालात एक जैसे नहीं रहते, ये बात तो आप समझती हैं ना। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो जब ये कौम अपने हालात बदलने चाहेगी तो वो हालात बदल जाएंगे, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी तो बहुत शुक्रिया रफीउद्दीन फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे। 78 से लेके अभी तक जो पहला एक स्टूडेंट की जमात उठी और उसके बाद आज उसको आप MQM के सूरत में देखते हैं, जो कि पहले महाजिर कौमी मूवमेंट की सूरत में आपके सामने आती थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें इख्तलाफात पैदा होते हैं। ये वही पार्टी है कि जिसने उरूज भी देखा, जिसने जवाल भी देखा, और उरूज जब देखा 80s में तो खुद उसकी पार्टी को ये इल्म नहीं था कि इतने वोटों से वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन हाँ, पहले भी कुछ सपोर्ट तो थी हाथ में और आज भी कुछ सपोर्ट तो है कि आप ये देखते हैं कि इस वक्त MQM किसी भी पार्टी को, किसी भी हुकूमत को गिराने में और किसी भी हुकूमत को बनाने में एक अहम काम तो करती है, एक अहम उसका रुतबा तो है। ये हम नहीं कह रहे, ये एक बात जो है जनाब खुद MQM के मुख्तलिफ रहनुमा कह चुके हैं कि हम हैं तो हुकूमत चलती है। अगर है वो है और हुकूमत चलती है तो फिर कराची जहां से वो वोट लेते हैं तो फिर मामले कराची के क्यों नहीं बेहतर होते। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मुन्निब जफर सैयद फैसल हुसैन साहब। चलें ठीक है जनाब, ताहा अहमद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। ताहा, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। ताहा, इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं कराची में, स्पेशली आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है जब वो कराची वालों के लिए आवाज उठाते हैं, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी, उजलत दिखाई गई, उसी तरीके से अगर उन ट्रक ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता जो बेदर्दी से इस शहर में रहने वाले, इस शहर में बसने वाले माओ के लालों को अपने ट्रक के नीचे कुचलते हुए गुजर रहे हैं, तो शायद ये हालात ना होते। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून जो है वो किसी से बालातर नहीं होना चाहिए और तमाम लोगों को रिट ऑफ लॉ का खौफ, रिट ऑफ लॉ के अंदर होना चाहिए। तमाम लोगों को ये खौफ होना चाहिए कि जिस शहर, जिस सूबे, जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ कानून नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, ताकि तमाम लोग उस कानून के पाबंद होकर चले तो ये हालात ही ना। कहा आप इस वक्त सिंध असेंबली में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपोजिशन में हैं, आप अभी फेडरल में बैठे हुए हैं, फेडरल की हुकूमत आपकी वजह से कायम हुई हुई है। अभी रफीउद्दीन फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान महाजिर कौमी मूवमेंट हमारे साथ थे। उनका ये कहना था कि आपने पावर में आके कराची के लिए क्या कर लिया, जो अभी अगर आप बात कर रहे हैं कानून नाफिज करने की, कहीं ना कहीं आपका रोल तो है, कराची वालों ने आपको वोट दिया तभी तो आप नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए जी, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कराची वालों ने हमें वोट दिया और पिछले 40 साल से हमें वोट दे रहे हैं और जितनी भी मसनूई क़यादतें कोशिश कर चुकी कराची के मैंडेट को रिप्लेस करने की या MQM को रिप्लेस करने की, वो नहीं कर सके। हमारे कहने का मकसद ये है कि हमें ना इसको लिसानियत की बुनियादों पर नहीं देखना चाहिए,
हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये किसी कौम का झगड़ा किसी कौम के खिलाफ है। ये कानून की बात है और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस शहर में बसने वाला, इस शहर में रहने वाले सारे हमारे वोटर थोड़ी हैं। जितने लोग ट्रक के नीचे आके हलाक हुए वो कुछ सारे हमारे वोटर थोड़ी होंगे ना। जरूरी थोड़ी है कि वो सारे एमकेएम को वोट देते हो इलेक्शन वाले दिन। हम तो ये बात कर रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो। शहर में रहने वाले, बसने वाले हर इंसान के ऊपर कानून की रिट बराबर होनी चाहिए और कानून जो है वो सबसे बालातर होना चाहिए। और कानून जो है वो ये ना हो कि एमकेएम के लिए कुछ और हो, पीपल्स पार्टी के लिए कुछ और हो, आफाक अहमद के लिए कुछ और हो और ये डंपर माफिया के लिए कुछ और हो। ये मुझे बताएं कि कैसे ये लोग शहर में दंदनाते घूमते हैं, कैसे इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारी भत्ता देते हैं, भारी रिश्वत जाती है तमाम इदारों को जो जिनका काम है इनको रेगुलेट करना। ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ना। जहां तक रही बात कि जी एमकेएम ने सर लिसानी बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर कोई आपका वोटर नहीं था, ना किसी जुबान का फर्क है। कराची में पूरे पाकिस्तान हर शहर का 5वां शहरी जो है वो कराची में बसता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बुनियादों में यहाँ के लोगों का हिस्सा भी तो है। आप उनको कैसे सपोर्ट करते हैं? आज कराची का जो हाल है कि एमकेएम खुद उस बात को बर्दाश्त कर सकती है कि आज कराची का शहरी किस हद तक परेशान हो चुका है? देखिए, जब भी एमक्यूएम को मौका मिला है कराची में डिलीवर करने का, तो आपके मीडिया चैनल्स ने, दुनिया की ग्लोबल इदारों ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कराची की तरक्की की बात की। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची की तरक्की की मिसाल दी। ठीक है जनाब, राब्ता मुनक़ता हुआ है हमारा। ताहा अहमद हमारे साथ एमकेएम से मौजूद थे। मसाइल कुछ भी हों, मसला इस वक्त यही है जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा था। आपको सियासतदान बहुत नजर आते हैं, सियासत कराची में बड़ी नजर आती है, जिसको पॉइंट स्कोरिंग करनी हो। जब मसला आपके पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए हर कोई मैदान में आता है और उसमें जाहिर सी बात है फिर कानून हरकत में आएगा और मसले यहाँ पे इसी तरह सामने आएंगे जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त। मेरा वो लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि फैसला साज हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पे आपको गामजन करना है तो आपको कराची पे फोकस करना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतने लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बेमौत मरना, आज मेरा कराची वाला बेमौत मर रहा है। आपके जानने वालों में कितने ऐसे लोग हैं जो इसी तरह से रोड पे बेमौत मरे हैं, लेकिन आज इस मामले पे कराची में सियासत चमकाई जा रही है। सोचना चाहिए कि मसले हल कैसे होंगे। ना जाने वो कौन सा वक्त आएगा जब ये तमाम पार्टीज मिलके वाकई कराची के मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।